भारत की सेना के परचम पर पीएम मोदी के पोस्ट से बांग्लादेश बौखलाया। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार आसिफ नजरुल की भारत के लिए बिगड़े बोल। बीजिंग के रास्ते ढाका को घेरेंगे अजीत डोभाल। म्यांमार के सत्ता विरोधी गुट ने बांग्लादेश की आखिरी चौकी पर किया कब्जा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के विजय दिवस को लेकर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के बाद बांग्लादेश बुरी तरह से बौखला गया और इसके बाद यूनुस के सलाहकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन अब तक का नस्लीय बर्बरता और हिंसा की वजह से सुर्खियों में रहने वाला बांग्लादेश अब एहसान फरामोश भी हो गया है और दगाबाजी पर भी उतर आया है। बांग्लादेश ने विजय दिवस को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर बौखलाया हुआ नजर आया और इस पर आपत्ति तक जताई। इसके साथ ही 1971 के युद्ध पर बांग्लादेश ने कहा कि उस समय भारत सिर्फ एक सहयोगी था। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में शामिल सलाहकार आसिफ नजरुल ने अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज पर पीएम मोदी के पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का विजय दिवस था। भारत इस जीत में सिर्फ सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पर लिखा था कि आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उनके निस्वार्थ समर्थन और अटूट संकल्प में हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। यह दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अडिग भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से समाया रहेगा। आपको बता दें कि आसिफ नजरुल के अलावा छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हसनत अब्दुल्ला ने भी इस पर आपत्ति जताई और इसे बांग्लादेश की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि यह बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम है। यह युद्ध बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ा गया था, लेकिन मोदी ने दावा किया कि यह केवल भारत का युद्ध है और उनकी उपलब्धियां हैं। उनके बयान में बांग्लादेश के अस्तित्व की अनदेखी की गई। जब भारत की स्वतंत्रता को अपनी उपलब्धि के रूप में दावा करता है तो मैं इसे बांग्लादेश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता के लिए सीधे खतरे के रूप में देखता हूँ। यह जरूरी है कि हम भारत के इस खतरे के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें। हमें यह लड़ाई जारी रखनी चाहिए। बता दें कि साल 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में मदद की थी और तब युद्ध में भारतीय सेना ने अहम भूमिका निभाई थी और भारत ने युद्ध में पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और इस जीत के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया था और इसके बाद बांग्लादेश नाम का एक देश दुनिया की मानचित्र पर अस्तित्व में आया था। 3 बार मोदी सरकार और तीनों बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल ने अब एक बड़ा प्लान बना लिया है, जिसकी वजह से अब बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण आपको बता दे कि अब जो प्लान अजीत डोभाल ने बना रखा है उसके तहत बीजिंग के रास्ते अब ढाका को घेरने की प्लानिंग जो है देखने के लिए मिल रही है, जो साफ तौर पर इनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। 3 बार से मोदी सरकार और तीनों बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल की नियुक्ति ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितने अहम हैं। हमेशा सुर्खी और कैमरे से दूर रहने वाले डोभाल का हमेशा रणनीतिक सफलता के लिए जाना जाता है। अब उनकी चीन यात्रा के में सबकी नजरें जो है खींच ली। एनएसए अजीत डोभाल 17 दिसंबर को बीजिंग जाने वाले। यहाँ उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यिंग से होगी। इससे पहले 12 सितंबर को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। उसी बैठक में एलएसी पर अक्टूबर में हुए डिसअरेंजमेंट का खाका तैयार हुआ था और इस बार डोभाल के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में बांग्लादेश में हालिया घटनाएं भारत के लिए चिंता का विषय रही है। यूनिस सरकार का कथित एंटी इंडिया एजेंडा और वहां सक्रिय आतंकी संगठनों की मौजूदगी सुरक्षा के लिहाज से खतरा पैदा कर सकती है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अजीत डोभाल ने अब पूरी तरीके से जो तैयारी है वो कर रखी है। पूरी तरीके
तरीके से अगर आप कहेंगे कि प्लानिंग जो है की जा चुकी है, और यही कारण है कि इससे अब बांग्लादेश को घबराने की जरूरत है। एक तरफ बांग्लादेश की बौखलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया तो ये बुरी तरीके से बौखला गए हैं, और इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इनके जो भी करीबी नेता है वो बैक टू बैक जो है यहाँ पर जो है पोस्ट कर रहे हैं। इसे लेकर सिद्धांत सिब्बल ने भी पोस्ट करके लिखा था कि किस तरीके से बांग्लादेशी जो है वो ट्रोल हैंडल्स जो है उनको ये भी नहीं पता है कि इंडिया में विजय दिवस जो है वो इंडियन विक्ट्री पाकिस्तान के ऊपर, जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान के 93,000 जो है सोल्जर्स ने अब घुटने टेके थे भारत के सामने, और इसके पीछे भारतीय सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने बहुत ही अगर आप कहेंगे बड़ा बलिदान दिया था, और इसके बाद ही ये बड़ी जीत मिल पाई, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए ये पोस्ट लिखा था। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि कितने जो है पोस्ट किए गए सिर्फ ये देखकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का जो है जिक्र नहीं किया। अब ऐसे में साफ तौर पर बांग्लादेश से जुड़े हुए जो नेता है, खासकर जो है यूनुस सरकार के सलाहकार है, वो ये कह रही है कि भारत सिर्फ एक सहयोगी था, जबकि बांग्लादेश की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भारत और भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में और साथ ही साथ बांग्लादेश को मैप में एक जगह देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब ऐसे में अजीत डोभाल को लेकर, जैसा कि अभी आपको बताया कि काफी इस वक्त टेंशन में बांग्लादेश चल रहा है। ARSA का प्रभाव जो है आपको बता दें कि अराकान रोहिंग्यास सैल्वेशन आर्मी के आतंकियों को बांग्लादेश में शरण अब इस वक्त दी गई है। ISI के अधिकारी और पाकिस्तानी आतंकी भी बांग्लादेश में इस वक्त सक्रिय हैं। ये गुट पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में आतंकवाद को भी बढ़ावा दे सकते हैं। डोभाल स्वतः चीन से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सेंट मार्टिन द्वीप पर चीन की चिंता भी से जुड़ी हुई है। चीन के साथ डोभाल की बातचीत में LAC पर जारी विवाद, खासकर देपसांग और डेमचांग के मुद्दे पर भी शामिल हो सकते हैं, और इस बैठक में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैक्सिम के तहत जो है आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य सीमा विवादों को हल करना है। अजीत डोभाल की कूटनीतिक सफलता का इतिहास रहा है। बता दें आपको, डोभाल के कंधों पर अब तक कई बड़े मिशन की जिम्मेदारी रही है, और उन्होंने हर बार इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। ISIS ने भारत नर्सों का रेस्क्यू इसमें से एक है। तकनीक आपको बता दें कि तिकरीत से भारतीय नर्सों को सुरक्षित निकालने का जो मिशन है, ICET समझौता, इसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। चीन के साथ बातचीत में सीमा विवादों में भी डोभाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और डोभाल की इस यात्रा से भी उम्मीद की जा रही है कि वो न केवल बांग्लादेश से जुड़े आतंकवाद के मुद्दे पर चीन का रुख स्पष्ट करेंगे, बल्कि LAC पर तनाव कम करने के लिए भी ठोस कदम उठाएंगे। उनके इस मिशन के नतीजे भारत की सुरक्षा और कूटनीति के लिए अहम साबित हो सकते हैं। अजीत डोभाल की चीन यात्रा में भारत की रणनीतिक और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चाहे बांग्लादेश का आतंकवाद हो या चीन के साथ सीमा विवाद, डोभाल का कदम भारत की सुरक्षा कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया जाता है। अब ऐसे में बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए, जहां पर म्यांमार से सटी सीमा से एक बड़ी चुनौती जो है देखने के लिए मिल रही है, तो इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है, जहां पर यूनुस सरकार किस तरीके से निष्क्रिय है, और म्यांमार से अब इनके लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश के राखीने प्रांत से लगी म्यांमार सीमा पर अब सैन्य सत्ता विरोधी गुट, वहां से म्यांमार की सेना का वर्चस्व अब खत्म देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि विद्रोही गुट ने सबसे शक्तिशाली जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र गुटों में से एक माना जाता है, और इसी ने रणनीतिक रूप से अहम म्यांमार के पश्चिमी शहर मोंगडांग में अंतिम सेना चौकी पर कब्जा करने का दावा किया है, और यह स्थिति बांग्लादेश के लिए चुनौती लेकर आई है। विद्रोही गुट ने 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण होने से बांग्लादेश के रखीने प्रांत में मुख्य रूप से बसे रोहिंग्या मुस्लिमों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विद्रोही अरकान लड़ाकों द्वारा आखिरी सीमा चौकी कब्जा करने से राखीने राज्य में उत्तरी हिस्से पर भी उस गुट का नियंत्रण हो गया है, और यह गुट इस क्षेत्र का स्वायत्त क्षेत्र के अंतर्गत लेना चाहता है। विशेषज्ञों के अनुसार अब बांग्लादेश का राखीने क्षेत्र म्यांमार के राष्ट्रव्यापी गृह युद्ध का केंद्र बिंदु बन गया है, और लोकतंत्र समर्थक गुर्रिला और स्वायत्तता की मांग करने वाली जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र गुट देश के सैन्य शासकों के विरुद्ध लड़ाई और तेज करने जाने की स्थिति में आ गए हैं। यानी यहाँ पर बांग्लादेश को एक बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा है। साल 2021 में म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को कुर्सी से हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, और विद्रोही अराकान लड़ाकों के प्रवक्ता
खिंग थूका ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड से बात करते हुए ये भी कहा था कि उनके गुट ने मंगडांग के अंतिम बची सैन्य चौकी पर भी अब कब्जा कर लिया है और चौकी की निगरानी कर रहे कमांडर ब्रिगेडियर जनरल थुरिन टून को पकड़ लिया गया है। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडाले से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित, आपको बता दें कि माउंडा पिछले 6 महीने से अराकान लड़ाकों के हमलों का केंद्र बना हुआ है और ऐसे में बांग्लादेश को यहां पर बड़ा झटका लगा है, जहां पर 271 किलोमीटर के एरिया पे अब यहां पर इस म्यांमार के विरोधी गुट का कब्जा देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।